हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, कार्यस्थल को समावेशी बनाने। ये स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स है। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट वीडियो में हमने विकलांगता की डेफिनेशन और विकलांगता का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और विकलांगता के मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विकलांगता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। विकलांगता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विकलांगता को समझना और परिभाषित करने में समाज की भूमिका की पहचान करने में विकलांगता का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकलांगता को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसे डिफाइन करने के लिए जो हिस्ट्री है विकलांगता की, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकलांगता पर राय समाज में हमेशा अनिश्चित रही क्योंकि यह बदलती रही। और विकलांगता पर जो राय है वो समाज में हमेशा अनिश्चित रही, सर्टेन नहीं थी, असर्टेन थी, क्योंकि यह हमेशा बदलती रहती थी, ऑलवेज चेंज होती रहती थी। पीछे मुड़कर देखें तो विकलांग लोगों को लेबल करने की शब्दावली भी समय के साथ विकसित हुई। और अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो विकलांगता है, जो विकलांग लोग हैं, उनको बल करने की जो शब्दावली है वो भी समय के साथ विकसित होती गई, समय के साथ डेवलप होती गई। और यह मूर्ख से लेकर विभिन्न क्षमता वाले लोगों के लिए शब्दावली में परिलक्षित होता है। और ये मूर्ख से लेकर जो विभिन्न क्षमता वाले लोग हैं उनके लिए भी परिलक्षित होता है, जहाँ व्यक्ति को उसकी विकलांगता से पहले रखा जाता है, जहाँ की व्यक्ति को उसकी विकलांगता से पहले, उसकी डिसेबिलिटी से पहले रखा जाता है और विविध क्षमता का स्वागत किया जाता है। विविध क्षमता का भी स्वागत किया जाता है। गार्डन ने तर्क दिया कि कैसे आधिकारिक श्रेणियों और उनके अर्थ में बदलाव, जिसमें मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, कमज़ोर और मानसिक रूप से कमज़ोर, असामान्य, मानसिक रूप से विकलांग और सीखने की कठिनाई यहाँ शामिल है। और बार्टेन ने तर्क दिया कि जो विकलांगता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, कमज़ोर या मानसिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, या अन्य असामान्य लोग जो होते हैं, या मानसिक रूप से विकलांगता, सीखने में कठिनाई, किसी चीज़ को सीखने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, वो शामिल है। विशेष सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति, साथ ही इन श्रेणियों के अर्थ से जुड़े नीतिगत प्रावधान को दर्शाता है और साथ ही इनसे जुड़े नीतिगत प्रावधान को भी दर्शाता है। प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा। प्राचीन भारत में विकलांगता की क्या अवधारणा है? भारत में विकलांगता की अवधारणा को कई सालों पहले स्वीकार किया गया है। भारत में विकलांगता की अवधारणा को कई सालों पहले स्वीकार किया गया है। वेदों और पुराणों में विकलांगता के निशान देखे जा सकते हैं। वेदों और पुराणों में विकलांगता के निशान देखे जा सकते हैं। वे हजारों सालों पहले लिखे गए थे और विकलांगों को ठीक करने के लिए लोगों की विभिन्न क्षमताओं और रणनीतियों का उल्लेख किया था। और उनको विकलांगों को ठीक करने के लिए उनकी विभिन्न क्षमताओं को और रणनीतियों का उल्लेख किया गया उनको ठीक करने के लिए। ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक जो अभी भी दैनिक उपयोग में है। और ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी पुस्तक है, वो अभी भी हम डेली जो उपयोग करती हूँ उसमें दैनिक उपयोग में है, अभी भी दैनिक उपयोग में है। पुरानी पुस्तक विकलांग लोगों का उल्लेख करती है और वो पुस्तक जो है वो विकलांग लोगों का उल्लेख करती है। भारत में वैदिक युग में शिक्षा वेदों और पुराणों से अत्यधिक प्रभावित थी। इस अवधि के दौरान बच्चे की क्षमता और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। और वैदिक युग में शिक्षा वेदों और पुराणों से अत्यधिक प्रभावित थी और इस अवधि में जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के दौरान बच्चे की क्षमता और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। बच्चे का कौशल विकास शिक्षा का प्रमुख फोकस था और बच्चे का कौशल विकास शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था, पहला जो फोकस था वो बच्चे का विकास था। गुरुकुल शिक्षण रणनीतियाँ भी बच्चे की विभिन्न क्षमताओं पर आधारित थी और गुरुकुल
गुरुकुल शिक्षण रणनीतियाँ जो थीं वो भी बच्चे की विभिन्न क्षमताओं पर ही आधारित थी। ऐसी कई शोध हैं जिनमें बच्चे की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया, और ऐसे कई शोध हैं, ऐसे कई रिसर्च हैं जिसमें कि बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, यहाँ तक कि गुरुकुल आश्रम ने भी विशेष शिक्षा के बुनियादी शिक्षक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है, और जहाँ तक कि गुरुकुल आश्रम ने भी विशेष शिक्षा के बुनियादी शैक्षिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और ज़रूरतों का पता लगाना, जैसे कि प्रत्येक छात्र की उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, उनके बारे में पता लगाना। शिक्षण लक्ष्यों का व्यक्तिगत कारण और कौशल और रुचियों से मेल खाने के तरीके और उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करना। और शिक्षा लक्ष्यों को, व्यक्तिगत कारणों को, कुशल और रुचि से मेल खाने वाले जो तरीके हैं उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करना, कि जो वो सामाजिक नीड्स हैं उनको वो पूरा कर सके बच्चों, उनको इसके लिए तैयार करना। उनके संभावित हितों की अपेक्षा और उनके संभावित हितों की अपेक्षा करना। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास था, और शिक्षा का जो उद्देश्य था, शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, बच्चे का समग्र विकास करना, यानी कि पूरी तरह से बच्चे का विकास करना, ताकि वे सामाजिक मानदंडों में फिट हो सके, जैसे कि वो सामाजिक मानदंडों में फिट हो सके, समाज के अकॉर्डिंग वो चल सके। शिक्षा का मेन मोटिव यही था। एक पवित्र समाज के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी, और एक पवित्र समाज के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। एक पवित्र समाज डेवलप हो उसके लिए उनको एजुकेट किया जाता था बच्चों को। वैदिक साहित्य में विकलांग लोगों के साथ भेदभाव का अधिक उल्लेख नहीं किया गया है, और वैदिक साहित्य में विकलांग लोगों के साथ भेदभाव का अधिक उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि बाद के युग में ब्राह्मणवाद के आगमन के साथ मजबूत धार्मिक विश्वास समाज पर हावी होने लगे, और हालांकि बाद के जब वैदिक युग आया उसमें ब्राह्मणवाद के आगमन के साथ, जब ब्राह्मणवाद का आगमन हुआ उसके साथ मजबूत धार्मिक विकास समाज पर हावी होने लगा। परिणाम स्वरूप समाज में मजबूत जाति व्यवस्था का उदय हुआ, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मजबूत जाति व्यवस्था का उदय हुआ ब्राह्मणवाद के कारण, और वही वर्ण व्यवस्था में विभाजित हो गई, और वही क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था में डिवाइड हो गई। वैदिक काल के बाद एक ऐसा समय आया जब ब्राह्मणवादी प्रभावों ने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया, और वैदिक काल के बाद एक ऐसा समय आया जब ब्राह्मणवादी प्रभावों ने धीरे धीरे इस पर कंट्रोल कर लिया, और दुर्भाग्यपूर्ण जाति व्यवस्था ने जड़ पकड़ ली। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, जाति व्यवस्था ने जड़ पकड़ ली, जिसने भेदभाव से पहले के समावेशी दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया। जिसने क्या किया, जो पहले के जो समावेशी दृष्टिकोण थे उनको कमजोर कर दिया, उनको काफी ज्यादा वीक कर दिया, और धीरे धीरे देवीय दंड की मान्यता समाज में अपनी जड़ें जमाने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगा, देवीय दंड की जो मान्यता थी वो समाज में अपनी जड़ें जमाने लगी, वो अपना ठहराव करने लगी। एक परिणाम के रूप में विकलांगता को भी समाज के गैर आवश्यक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और एक परिणाम के रूप में जो विकलांगता थी, डिसेबिलिटी थी, उसको भी समाज के गैर आवश्यक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि जिसकी आवश्यकता ना हो, गैर आवश्यक यानी कि नो नीड्स। पिछले जन्म में दृढ़ विश्वास और आध्यात्मिक घटकों द्वारा पापों को प्रतिपादित किया गया था, और पिछले जन्म जो टाइम था उसमें क्या कहा जाता है कि जो विकलांग है उसने जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा जिसकी इसे सजा मिल रही, इसीलिए ये विकलांग है, ये इसीलिए ये डिसेबल है, ये कहा जाता था। सभी धर्मों में देवीय दंड में एक विश्वास है, और सभी धर्मों में देवीय दंड में एक विश्वास है, और लोग अक्षमता की स्थिति को उस चीज के रूप में स्वीकार करते हैं, और लोग जो है वो अक्षमता की स्थिति को उस चीज के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके वे हकदार थे। इस रूप में वो स्वीकार करते हैं कि जैसे कि वो इसी के हकदार थे। यह सजा उनके पापपूर्ण कृत्यों के लिए दी गई मानी जाती है, और ये सजा जो है वो उनके पापपूर्ण कृत्यों के लिए दी गई मानी जाती है, और नैतिक रूप से सही व्यवहार में संलग्न होकर परिणामी कष्टों को दूर किया जा सकता है, और सही रूप से, नैतिक रूप से सही व्यवहार में संलग्न होकर, अगर वो सही व्यवहार में संलग्न होंगे, सही व्यवहार में इंक्लूड होंगे, तो वो परिणामी कष्टों को दूर कर सकते हैं। पूरे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विकलांगता को एक
व्यक्तिगत कमी के रूप में माना जाता है और पूरे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विकलांगता को एक व्यक्तिगत कमी के रूप में माना जाता है। कर्म के सिद्धांत का प्रभुत्व था और कर्म के सिद्धांत का प्रभुत्व था जहाँ विकलांग लोगों को अपने पिछले जन्म और पापों के कारण अपनी कमी को स्वीकार करना था। जहाँ क्या था, जो विकलांग लोग हैं उन्हें अपने पिछले जन्म में उन्होंने जो पाप किए हैं उनके कारण जो उनको ये कमी स्वीकार करना था, यानी कि जो उन्होंने पिछले काम की पिछले जन्म में ये माना जाता था पहले कि जो पिछले जन्म में इन्होंने कोई गलती की उसकी इन्हें सज़ा मिली है जिस वजह से ये विकलांग है। जहाँ विकलांग लोगों को अपने पिछले जन्म और पापों के कारण अपनी कमी को और इसका नतीजा क्या निकला कि जो विकलांग लोग थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी, अपनी फ्रीडम खो दी और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले लिया। और जो सामाजिक गतिविधियाँ थी उनमें हिस्सा ले लिया, यानी कि जो उनकी फ्रीडम थी जो वो करना चाहते हैं उनसे खो दिया उन्होंने और सामाजिक गतिविधियों में ही हिस्सा ले लिया, यानी कि जो समाज कहता था उसी के अकॉर्डिंग वो चलने लगी। उनकी भागीदारी के लिए कोई प्रतिपूरक तंत्र नहीं था और उनकी भागीदारी उनके पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी प्रतिपूरक तंत्र नहीं था। इसलिए इन लोगों की भावनात्मक और आर्थिक जिम्मेदारियां उनके परिवार के सदस्यों ने ले ली। इसीलिए क्या हुआ कि उन लोगों की भावनात्मक और आर्थिक जिम्मेदारियां जो थी वो उनके परिवार के सदस्यों ने ले ली। हालांकि मुगल काल के दौरान दान के कुछ निशान देखे जा सकते हैं और मुगल काल के दौरान दान के कुछ निशान देखे जा सकते हैं, जैसे कि जातक प्रणाली, जिसका अर्थ है कि भुगतान व्यक्ति की आय को दान के रूप में दिया जाता है। जिसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति को भुगतान जो है वो व्यक्ति के आय के दान के रूप में दिया जाता है। और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुछ सम्राट आगे आए और विकलांग लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य प्रणाली और पुनर्वास की शुरुआत की। और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुछ सम्राट थे जो कि आगे आए, उन्होंने विकलांग लोगों के लिए स्वास्थ्य, रोजगार प्रणाली और पुनर्वास की शुरुआत की। राम 2004 ने अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने विकलांग व्यक्तियों का अपमान करने वाले शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। और राम ने अपने 2004 में उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, उनके निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है कि जो 4वीं शताब्दी थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने जो विकलांग लोगों के लिए जो अपमान वाले शब्द थे उनके उपयोग पर ही प्रतिबंध लगा दिया। कौटिल्य ने विकलांग लोगों के लिए जो वर्ड बोले जाते थे, उन्हें अपमानित करने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए जो वर्ड बोले जाते थे उन पर ही बैन लगा दिया, उन पर ही प्रतिबंध लगा दिया। उसने अपनी जासूसी नेटवर्क में कई विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया था और उसने अपने जासूसी नेटवर्क में कई विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया, उनको बुलाया और उन्होंने अपनी जासूसी नेटवर्क में एक्सेप्ट किया। भारत ने ब्रिटिश काल के दौरान विकलांग लोगों के प्रति सहानुभूति गति पकड़ती है और भारत ने ब्रिटिश काल के दौरान विकलांग लोगों के प्रति सहानुभूति सिंपैथी गति पकड़ और इस प्रकार विकलांगता के चैरिटी मॉडल ने जड़ें फैलानी शुरू कर दी। और इस प्रकार क्या हुआ, विकलांगता के लिए जो चैरिटी मॉडल तैयार किया गया था उसने जड़ें फैलानी शुरू कर दी। धार्मिक गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिए भारत में कई ईसाई मशीनरी खोले गए। विकलांग लोगों को समाज में कमज़ोर और गैर योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता था और विकलांग लोगों को समाज में कमज़ोर और जैसे कि गैर योगदानकर्ता यानी कि वो कोई भी योगदान नहीं दे सकते समाज में, उनको इस रूप में उन्हें देखा जाता था। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उनको भी हो जाए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पश्चिमी समाज में विकलांगता की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों में विकलांगता पूर्वग्रह और भय से भी जुड़ी हुई थी। ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों में विकलांगता जो थी वो पूर्वग्रह और भय से भी जुड़ी हुई थी, यानी डर से भी जुड़ी हुई थी। विकलांगता को बुराई और जादू टोने के साथ जोड़ा गया था। विकलांगता को इसके साथ जोड़ा गया था, बुराई के साथ और जादू टोनों के साथ जोड़ा गया था। जादू टोना यानी कि जादू होता है मैजिक, उसको कहते हैं जादू। और लोग आमतौर पर उनका मजाक उड़ाते थे और जो विकलांग होते थे आमतौर पर लोग उनका मजाक उड़ाते थे
और उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर हंसते थे कि विकलांग है तो ये कोई काम नहीं कर सकता, उसको डिसेबल माना जाता था और उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाता था, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर हंसते थे। हालांकि 15वीं शताब्दी में विकलांगता की धारणा में एक और बदलाव आया और मजाक तत्व से सहानुभूति और इलाज में बदल गया। और 15वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, विकलांगता की अवधारणा में एक और बदलाव, एक और चेंजेस आया, जिससे कि जो मजाक था, जो मजाक बनाते थे या जो सहानुभूति जताते थे, उनका वो जो था वो एक इलाज के रूप में बदल गया, यानी कि उनका इलाज होने लगा 15वीं शताब्दी के शुरुआत में। बौद्धिक विकलांग लोगों के लिए बड़ी संख्या में एकांतवास गृह बनाए गए। विकलांग लोगों के लिए बड़ी संख्या में एकांतवास बनाए गए, जिसमें कि विकलांग लोग रह सके, ऐसी जगह बनाई गई। पागलपन को कारावास से जोड़ा गया था, और पागलपन को कैसे जोड़ा गया था, कारावास से जोड़ा गया था। और विकलांग लोगों को संस्थागत सेटिंग से अलग करना शुरू हो गया था, और विकलांग लोगों को संस्थागत सेटिंग से अलग करना शुरू हो गया था, उनको अलग कर दिया जाता था संस्थागत सेटिंग से। यूरोप में पूंजीवाद के आगमन के साथ समाज में गैर योगदानकर्ता, जिसमें विकलांगता भी शामिल है। समाज में जब यूरोप में पूंजीवाद का आगमन हुआ तो उसके साथ समाज में गैर योगदानकर्ता, जिसमें कि विकलांगता भी शामिल है, समाज में उनके कम योगदान के कारण पूरी तरह से अलग हो गए थे कि उनका कम योगदान है समाज में, इसलिए उनको पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। 19वीं सदी के माध्यम में पूंजीवाद के दौरान यूरोपीय समाज बदल रहे थे, जहाँ एक सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया था, जहाँ करके एक सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसमें समाज के बेकार और गरीब लोग माने जाने वाले लोगों को लाभ में उनके कम योगदान के कारण अलग और सीमित कर दिया गया था। यानी कि जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसमें समाज के बेकार और गरीब लोगों माने जाने वाले लोगों को लाभ में उनके कम योगदान के कारण अलग और सीमित कर दिया गया था। कारखाना प्रणाली के उदय और व्यक्तिगत मजदूरी श्रम की शुरुआत ने उत्पादन के साधन को बदल दिया। और कारखाने प्रणाली का जब कारखाने प्रणाली की शुरुआत हुई, का आविष्कार हुआ, तो व्यक्तिगत मजदूरी श्रम की शुरुआत ने उत्पादन के साधन को बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप घर को कार्यस्थल से अलग कर दिया गया, जैसे कि घर को कार्यस्थल से अलग कर दिया गया और विकलांग लोगों के हाशिए पर, क्योंकि वे पूंजीवाद समाज की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। 2010 में बेल्की ने यह भी तर्क दिया कि औद्योगिक पूंजीवाद के उद्भव और समेकन के साथ के उत्पादकता भूमिकाएं खो दी गई और डाउनग्रेड हो गई और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको तेजी से हाशिए पर चले गए। यूरोप में यूजेनिक्स आंदोलन के विकास के साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह माना गया कि औद्योगिकरण और अर्थव्यवस्था में वृद्धि ने कम समक्ष व्यक्तियों के जीवन को पहले से सरल समाज की तुलना में अधिक जटिल बना दिया है। और औद्योगिकरण और अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि ने कम सक्षम व्यक्ति को जीवन को पहले की तुलना में सरल समाज की तुलना में अधिक जटिल बना दिया गया, सरल समाज की तुलना में अधिक उनको डिफिकल्ट बना दिया गया है, जिसमें कि वो रह रहे थे। और राज्य ने विकलांग लोगों की बढ़ती संख्या को पहचाना, जिन्हें समाज में कमज़ोर दिमाग कहा जाता था। और सरकार ने क्या किया, राज्य ने क्या किया कि जो विकलांग लोग थे उनकी बढ़ती जो संख्या थी उनको पहचाना, और जिन लोगों के समाज जो कमज़ोर थे, यानी कि जिनको कमज़ोर दिमाग कहा जाता था, उन्हें एक अलग वातावरण में शिक्षित करके राज्य को आर्थिक लाभ का एहसास हुआ। यानी कि जो कमज़ोर दिमाग के लोग थे, जिनको कमज़ोर दिमाग के माना जाता था विकलांग लोगों को, उनको एक अलग वातावरण में शिक्षित किया गया और उनको भी राज्य को आर्थिक लाभ का एहसास हुआ। उनको क्या हुआ कि राज्य को आर्थिक लाभ का एहसास हुआ। और 1817 में हॉटफोर्ड में बधिर अमेरिकियों के लिए एक स्थायी स्कूल खोला गया, जिसे कैनेक्टिकट एसाइलम फॉर द एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ डे एंड
डम्स पर्सन कहा जाता है। स्कूल एक आवासीय संस्था था और राज्य प्रायोजित था। स्कूल क्या था? स्कूल एक आवासीय स्थान था और राज्य प्रायोजित था। पश्चिमी देशों में विकलांग लोगों के बारे में विचारों और दृष्टिकोण में कुछ पैटर्न देखे गए थे। पश्चिमी देशों में विकलांग लोगों के बारे में विचारों और दृष्टिकोणों से कुछ पैटर्न देखे गए थे और जो कि लगातार खुद को फिर से परिभाषित करते थे और धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए थे कि इन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी और धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए थे कि इनके ऊपर दोबारा से ध्यान देने की आवश्यकता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के औपनिवेशिक और प्रारंभिक राष्ट्रीय युग में विकलांग लोगों को या तो घर पर रखा जाता था, सहन किया जाता था और यहाँ तक कि समुदाय द्वारा समर्थित किया जाता था। क्या किया जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपनिवेशिक और प्रारंभिक राष्ट्रीय युग में विकलांग लोगों को या तो घर पर रखा जाता था, उनको सहन किया जाता था, यहाँ तक कि उनको समुदाय द्वारा समर्थित भी किया जाता था। यह निष्कासित मुकदमा चलाया जाता था या फिर उन पर निष्कासित मुकदमा चलाया जाता था और यहाँ तक कि निंदा भी की जाती थी और इनकी निंदा भी की जाती थी, उन्हें नीचा भी दिखाया जाता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले बहरे, अंधे, शारीरिक रूप से अपंग और मानसिक अक्षमता के विभिन्न अस्पष्ट रूप से परिभाषित मान्यता प्राप्त विकलांग आबादी का गठन किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले बहरे, अंधे और जो शारीरिक रूप से अपंग थे और मानसिक अक्षमता के विभिन्न अस्पष्ट रूपों से प्रभावित किया गया था और मान्यता प्राप्त विकलांग आबादी का गठन किया। पश्चिमी देशों में शैक्षिक सुधारों ने शिक्षा की इन अलग अलग अवस्थाओं को जन्म दिया और पश्चिमी देशों ने शिक्षक सुधारों ने शिक्षा की इन अलग अलग व्यवस्थाओं को जन्म दिया। स्वतंत्रता के बाद विकलांगता की अवधारणा, फ्रीडम के बाद डिसेबिलिटी की अवधारणा। 18वीं शताब्दी तक विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही थी और समाज पर नकारात्मक रूढ़िवादिता का बोलबाला था। 18वीं शताब्दी तक क्या था? विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही थी और समाज पर नकारात्मक यानी निगेटिव रूढ़िवादिता का बोलबाला था। भारत की स्थिति भी बाकी दुनिया की तरह ही थी और भारत की जो स्थिति थी वो भी बाकी दुनिया की तरह ही थी और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाज में विकलांगता को व्यक्ति में एक समस्या के रूप में माना जाता था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद समाज में क्या था कि विकलांगता को व्यक्ति के एक समस्या के रूप में माना जाता था कि व्यक्ति की एक समस्या, एक प्रॉब्लम है, उसके रूप में उसे जाना जाता था। उन्हें समाज में कमजोर और कम सक्षम के रूप में देखा जाता और उनको समाज में क्या जाता, कमजोर देखा जाता था और कम सक्षम के रूप में देखा जाता था, यानी कि वो कम, जैसे कि कोई एक नॉर्मल बंदा वो ज़्यादा काम कर सकता है बट जो विकलांग है वो काम नहीं कर सकता या वो कम सक्षम है, उसे ऐसे ही माना जाता था। लेकिन नई औद्योगिक दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन ने विकलांगता के बारे में एक अलग दृष्टिकोण को जन्म दिया, जहां पुराने विश्वासों को विकलांगता के नए चिकित्सक मॉडल से दूर किया गया, जिसे मानव शरीर के भीतर हानि के रूप में माना जाता था। जिसे कि मानव शरीर के भीतर एक हानि के रूप में माना जाता था, उसे पुराने विश्वासों को विकलांगता के नए चिकित्सक मॉडल से दूर किया गया। भारत में विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए विकलांगता की शुरुआत हुई सबसे पहले वो 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जिसमें कि जो नेत्रहीन, जिनके पास आंखें नहीं थी, जो श्रवण बंधित थे बच्चे, उनके लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की गई। मतलब कि जो देख नहीं सकते थे उनके लिए अलग स्कूलों की स्थापना की गई। 20वीं शताब्दी यानी 20वीं सदी तक पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल खोले गए और 20वीं सदी तक पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल के खोले गए जिनके जो नेत्रहीन बच्चे थे उनको भी एजुकेशन मिल सके। हाल के दिनों तक विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विशेष स्कूल खोले गए और विकलांग लोगों के लिए, जो बच्चे नेत्रहीन थे या उनके लिए, विकलांग बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर विशेष स्कूल खोले गए। 1960 के दशक के दौरान विकलांग लोगों के लिए पूर्व प्रधान चिकित्सक मॉडल के वैकल्पिक विचार होने लगे और 1960 के दशक के दौरान जो विकलांग लोग थे, जो विकलांग बच्चे थे, उनके लिए पूर्ण प्रधान चिकित्सक मॉडल के वैकल्पिक विचार होने लगे। यह विकलांग लोगों के स्वयं के प्रयासों
भेदभाव और उनके अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रयास के कारण संभव हुआ। और ये किसके कारण हुआ? जो विकलांग लोग थे उनके स्वयं के, उनके खुद के प्रयासों के कारण, उनमें जो भेदभाव और उनके जो अधिकारों के खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई, तो उसी के कारण ये संभव हो पाया। एक नया समाजशास्त्रीय और मानवाधिकार दृष्टिकोण विकसित किया गया, और एक नया समाजशास्त्रीय और मानवाधिकार दृष्टिकोण विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद करना। जहाँ चिकित्सक मॉडल को धीरे धीरे सामाजिक मॉडल से बदल दिया गया। जहाँ क्या हुआ? चिकित्सक मॉडल को धीरे धीरे सामाजिक मॉडल में चेंज कर दिया गया, और इस विचारधारा के साथ कि विकलांग लोग समाज का हिस्सा हैं और उन्हें समाज में होने वाली शिक्षा सहित सभी गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार है। और ये धीरे धीरे चेंज होने लगा। किस कारण के? जो चिकित्सक मॉडल था उसको धीरे धीरे सामाजिक मॉडल में चेंज कर दिया गया। इससे क्या मेन मोटिव क्या था? कि जो विकलांग लोग हैं वो समाज का ही हिस्सा हैं और उन्हें समाज में होने वाली जो शिक्षा है उसे के सहित गतिविधियों को, शिक्षा यानी को उन्हें कि एजुकेशन भी मिले और जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट करें, उनमें भी उनको समान अधिकार मिले। विकलांगता के प्रति समाज के बदलते रवैये के साथ नीतियां भी बदलती थी, दिख रही हैं। और समाज में विकलांगता के प्रति समाज में बदलते रवैये के साथ जो नीतियाँ थी वो भी बदलती हुई दिख रही हैं, वो भी चेंज होती गई। सभी स्तरों पर समावेशी समाज के लिए मंच के निर्माण के लिए प्रतिमान बदलाव महत्वपूर्ण था। और सभी स्तरों पर समावेशी समाज के लिए मंच के निर्माण के लिए प्रतिमान बदलाव महत्वपूर्ण था। विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण में प्रमुख बदलाव के परिणाम स्वरूप विकलांगता के विभिन्न शैक्षिक मॉडलों में मानवाधिकार का दृष्टिकोण आया। और विकलांगता के प्रति जो दृष्टिकोण था उसको प्रमुख बदलाव के परिणाम स्वरूप, जिसमें प्रमुख बदलाव किए गए उसके परिणाम स्वरूप विकलांगता के विभिन्न शैक्षिक मॉडलों में मानव अधिकार का दृष्टिकोण आया। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग और अक्षमता। ये हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।